दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम कृषि एवं फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों आप जान लीजिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र शीर्ष कपास उत्पादक राज्य है और इसके बाद गुजरात और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को कृषि प्रदेशों में किसने विभाजित किया? तो उत्तर है पी सेन गुप्ता ने। दोस्तों पी सेन गुप्ता ने भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। उन्होंने अपना वर्गीकरण 1968 में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है? तो आप जान लीजिए, ये पंजाब है। भारत में कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य पंजाब है। पंजाब में कृषि अवसंरचना और आधुनिक वैज्ञानिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से कृषि में सर्वाधिक प्रगति हुई है। अगला प्रश्न है, 2020-21 में कुल खाद्यान्न के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो अगर हम 2020-21 के आंकड़ों को देखेंगे तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर है। तो सही उत्तर है दोस्तों, 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, मध्य प्रदेश दूसरे और पंजाब का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, खरीफ फसल की अवधि जून से अक्टूबर है। रबी फसल की अवधि क्या है? तो ये अक्टूबर से अप्रैल है और जायद फसल की अवधि मार्च से जुलाई है। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत में वर्ष में 3 फसलें पैदा की जाती हैं। रबी की फसल ये अक्टूबर नवंबर में बुआई और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। जायद की फसल ये मार्च से जुलाई के बीच में, यानी मार्च में इसकी बुआई और जुलाई के अंत तक इसकी कटाई होती है। खरीफ की फसलों में जो है धान, जूट, मक्का आदि आते हैं। इनकी बुआई जो है जून जुलाई में और कटाई अक्टूबर नवंबर तक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा के निचले मैदान जहां वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है, सर्वाधिक उपयुक्त है किस फसल के लिए? तो उत्तर है धान और जूट की फसल के लिए। दोस्तों गंगा के निचले मैदान जहां वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है, धान और जूट की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उत्तर है डॉक्टर विलियम गार्ड ने। दोस्तों आप जान लीजिए, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर विलियम गार्ड ने किया था और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के निदेशक के रूप में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है कृषि के विकास के लिए। और हरित क्रांति शब्दावली का जो है प्रयोग डॉक्टर विलियम गार्ड के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। आप जान लीजिए, हरित क्रांति से अभिप्राय उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने से है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 से हुई और ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल रही थी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से सफल हुई है कहाँ पर?
तो याद रखिएगा मुख्य रूप से हरित क्रांति का जो सकारात्मक प्रभाव है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रहा है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है भारत में क्रांतियां और उनसे संबद्ध क्षेत्र। दोस्तों, काली या श्याम क्रांति ये आपका पेट्रोलियम उत्पादन से, पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन तिलहन उत्पादन से, बादामी क्रांति चमड़ा, कोकोआ और गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन से, और वर्तुल क्रांति ये आलू उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीली क्रांति से क्या आशय है? तो सही उत्तर है नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आप जान लीजिए कई प्रकार की क्रांतियां हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, धूसर या ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। उसके अलावा काली या श्याम क्रांति ये पेट्रोलियम उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, और सुनहरी यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन ये फल उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति से क्या आशय है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दुग्ध उत्पादन। दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन से और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ऐसे तो हरित क्रांति सभी फसलों के लिए महत्वपूर्ण रहा, लेकिन इसका सबसे अच्छा प्रभाव गेहूं पर रहा है। अगला प्रश्न है, तिलहन गेहूं, चावल और दाल में से वह फसल जो भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो उत्तर है तिलहन। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन को शामिल नहीं किया गया है और केंद्र प्रायोजित इस मिशन का प्रारंभ अक्टूबर 2007 में किया गया था। इसमें गेहूं, चावल और दालों को तो शामिल किया गया है, लेकिन तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए, कृषि के प्रकार और कृषि से संबंधित क्षेत्रों का मिलान करना है। स्थानांतरित कृषि ये नागा पहाड़ियों में की जाती है। जीविका कृषि डेल्टा के मैदान में। वाणिज्य कृषि अमेरिका के प्रेरी प्रदेश में। और रोपड़ कृषि असम के बागानों में की जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि असम में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो ये झूम कहते हैं। और विश्व के अनेक भागों में स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। भारत में भी कई राज्यों में ये व्यवस्था मौजूद है और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे झूम पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में, बेबर और दहिया बुंदेलखंड में, दीपा बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में, जारा और एरका दक्षिण भारतीय राज्यों में, बत्रा वालरे या वाल्टरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय प्रदेशों में, और पामाडाबी, कोमान और बरीगा ये ओडिशा में जो है स्थानांतरणशील कृषि के नाम हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का वह राज्य जो मसालों के बगीचा के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो उत्तर है केरल। दोस्तों, केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के मसालों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। केरल लगभग 3000 ईसा पूर्व से ही मसालों का प्रमुख निर्यातक रहा है। और आप जान लीजिए कि मसालों का सर्वाधिक उत्पादन जो है अन्य राज्यों में होता है, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में, लेकिन मसालों का बागीचा केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का वह क्षेत्र जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी का मैदान। दोस्तों, भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन को अत्यधिक धान उत्पादन के कारण धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ वर्ष में कम से कम 2 बार धान की फसल उगाई जाती है, जिसके लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता कृष्णा गोदावरी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा सुनिश्चित कराया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चावल का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है, भारत में चावल का बृहत्तम उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, क्योंकि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में चावल और जूट उत्पादन के लिए जो है सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में
4 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक और चौथे स्थान पर तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। दोस्तों, आप जान लीजिए, भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल में होता है। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि देश के कुल रबर का 70% से अधिक भाग केरल राज्य में ही उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? देखिए, भारत में तंबाकू उत्पादन वाले राज्यों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ये भारत में तंबाकू उत्पादन के अग्रणी राज्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो आप जान लीजिए, ब्राज़ील। ब्राज़ील दोस्तों सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में चीनी उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो भारत में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है सर्वप्रमुख या प्रथम स्थान है। और दोस्तों, भारत में चीनी उत्पादन के शीर्ष राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। आप देखिए, मक्का का उद्गम स्थान या मूल स्थान क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है लैटिन या उत्तरी अमेरिका। दोस्तों, मक्का जो है ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है और इसका उद्गम स्थल दक्षिणी अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा चावल, गन्ना, आम भारतीय मूल की फसलें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? तो आप जान लीजिए, गंगा घाटी में निम्न समतल भूमि, नवीन जलोढ़ मृदा और पर्याप्त श्रम आदि उपलब्ध है। और ये गंगा घाटी में गहन चावल की कृषि के लिए सबसे उत्तरदायी परिस्थितियां हैं। गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि के लिए निरंतर वर्षा का कारक उत्तरदायी नहीं है। गंगा घाटी में निरंतर वर्षा नहीं होती, बल्कि यहाँ वर्षा वर्ष के कुछ ही महीनों में होती है। लेकिन यहाँ की भूमि समतल है, उपजाऊ है, नवीन जलोढ़ मृदा है और यहाँ पर पर्याप्त श्रम उपलब्ध है। और आप जानते हैं, धान की खेती में बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा के मैदान में ज़्यादातर किसान जिस प्रकार की कृषि करते हैं वो क्या कहलाती है? तो वो गहन कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। भारत में कहवा की 2 प्रमुख किस्में उगाई जाती हैं और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। और दोस्तों, 2020, 21, 22 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल उत्पादन का 70% के लगभग कॉफ़ी कर्नाटक द्वारा स्वयं उत्पादित किया जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में जो है केरल और तमिलनाडु जो है वो अन्य राज्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत के योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु प्रादेशिकरण के आधार क्या थे? तो ये उच्चावच, तापक्रम और वर्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में योजना आयोग ने मृदा प्रकार, वर्षा, तापक्रम, जल संसाधन, उच्चावच आदि सामान्य कृषि जलवायु कारकों के आधार पर पूरे देश को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में? तो उत्तर है, योजना आयोग ने दोस्तों उच्चावच, तापक्रम और वर्षा आदि के आधार पर पूरे देश को जो है 15 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, भारत में फूलों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। दोस्तों, फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। और देखा जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों
कि केरल में बहुत कम फूल उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश सर्वाधिक उत्पादक प्रदेश है, जबकि फूलों की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र केरल का है। जो आंकड़े नवीनतम आंकड़े हैं उसमें आप जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश सर्वाधिक फूल उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1985 में। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में बंजर भूमि का वनीकरण और वृक्षारोपण के तहत जो कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से लाभकारी इस्तेमाल करना था। जुलाई 1992 में राष्ट्रीय बंजर भूमि बोर्ड का पुनर्गठन करके इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नवसृजित बंजर भूमि विकास विभाग में रखा गया और उसके बाद 1999 में बंजर भूमि विकास विभाग का नाम परिवर्तित करके भूमि संसाधन विकास कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो आप जानते हैं ऑपरेशन फ्लड जो है ये वाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार करने के लिए था, जो 1970 में प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी थी। इसका प्रथम चरण 1970-80 तक, द्वितीय 1981 से 85 तक और तृतीय चरण 1985 से 1996 तक चला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप जान लीजिए भारत में बहुत अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश है और आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन में संभावना है कहाँ पर? तो ये उथले महाद्वीपीय मग्न तटों में मत्स्य उत्पादन में सर्वाधिक संभावना है, क्योंकि आप जान लीजिए देश को लंबी तट रेखा और 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्र प्राप्त है, जिससे प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन से अधिक मछली का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन उथले महासागरीय मग्न तटों से इसकी संभावना है। अगला प्रश्न आपके लिए कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं और कारण है इन राज्यों में सुअपवाहित उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जैसी भौगोलिक दशाएं मिलती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। और ये किस तरह से करता है तो आप जानते भी होंगे दोस्तों। आप जान लीजिए कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन के आदर्श स्थितियां विद्यमान हैं। इन आदर्श स्थितियों में एक तो सुअपवाहित उर्वर भूमि पाई जाती है, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जैसी भौगोलिक दशाएं। ये सभी दशाएं गेहूं उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, पंजाब को हरित क्रांति में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई थी। कारण है कि यहाँ बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों से नियमित सस्ते श्रम की आपूर्ति होती रहती है। तो ये आपका सही नहीं है, यानी कथन सही लेकिन कारण गलत है। आप जान लीजिए दोस्तों कि पंजाब को हरित क्रांति में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन इसका कारक सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध होना, उन्नत किस्म के बीजों उर्वरकों का प्रयोग, कृषि में यंत्रीकरण आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि उत्तर प्रदेश के मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। कारण है कि उत्तर प्रदेश गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है। तो आप जान लीजिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये आपका सही है। उत्तर प्रदेश गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है, ये भी सही है। लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि कथन और कारण में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।